दोस्तों 2500 बीसी में जहाँ पर आज पाकिस्तान है, वहाँ पर दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हुआ करते थे। उस टाइम पर ये वर्ल्ड के सबसे बड़े शहर थे, लेकिन केवल 600 ईयर्स के बाद 1900 बीसी तक आते आते ये दोनों शहर पूरी तरह से उजड़ गए। ये पूरा एरिया वीरान पड़ गया और यहाँ की जमीन बंजर हो गई। इसी के साथ प्राचीन काल की सबसे बड़ी हड़प्पा सभ्यता का खात्मा हो गया। हड़प्पा सभ्यता कैसे शुरू हुई, इसको जानना जितना कठिन है उतना ही कठिन यह जानना है कि आखिर यह खत्म कैसे हो गई। क्या कोई महाप्रलय आया था या फिर इनमें वैदिक काल के जो प्राचीन आर्य लोग थे उन्होंने इनके ऊपर हमला किया था। मोटे तौर पर 2500 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता तेजी से बढ़ रही थी। ये आज के पाकिस्तान से भी बड़े एरिया में फैल चुकी थी और उस टाइम पर जो दो बड़ी सभ्यताएं हुआ करती थी, मिस्र और इराक के मेसोपोटामिया, उन दोनों से भी ये एरिया के मामले में बड़ी थी। यहाँ तक कि 25 बीसी के आसपास पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सभ्यताएं थी, एरिया के मामले में इससे बड़ी कोई भी सभ्यता नहीं है। और अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लगभग 1500 जो एरियाज थे उनके बारे में जानकारी मिल चुकी है। ये उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर मेरठ में एक ट्रायंगल के शेप में फैला हुआ था, जिसमें पंजाब से लेकर सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब इसमें शामिल हुआ करते थे। इसके दो सबसे महत्वपूर्ण नगर पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, ये दोनों एक दूसरे से लगभग 483 किलोमीटर की दूरी पर थे और दोनों सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। इनका पता 1921 में सबसे पहले पाकिस्तान के हड़प्पा में चला। यहीं से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब क्योंकि यह जो पूरी सभ्यता थी यह सिंधु नदी पर आधारित थी और इसके जितने भी क्षेत्र और शहर थे वो सिंधु नदी के आसपास ही थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि इनके ऊपर शासन करने वाले कोई राजा लोग होते थे या फिर इनका अपना पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता था, लेकिन जो भी है इतने बड़े क्षेत्र में सेम टाइप के कल्चर का होना बिना किसी बड़ी पावर के पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो सिस्टम जरूर होता होगा जो इनको कंट्रोल करके रखता होगा। लेकिन हड़प्पा में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या फिर हथियार नहीं मिले हैं। इससे ऐसा लगता है कि जो इनके राजा लोग थे उनका ध्यान युद्ध विजय पर नहीं होता था और वे अपना ज़्यादातर समय पर बिजनेस में फोकस किए रहते थे और पत्थर का सामान, हड्डियों और मेटल्स का बिजनेस करते थे। इनके समय पर करेंसी सिस्टम नहीं हुआ करता था, इसलिए ये लोग सामान के बदले सामान खरीदा करते थे और माल को बैलगाड़ियों में ढोकर या फिर नाव के जरिए ले जाकर अपने पड़ोस के इलाकों में बेचते थे। यहाँ तक कि इन्होंने अफगानिस्तान और ईरान से भी व्यापार किया। इन लोगों ने अफगानिस्तान में अपने ऑफिसेस खोल रखे थे जहाँ से ये सेंट्रल एशिया में बिजनेस करते थे और इनकी बहुत सी मुहरें मेसोपोटामिया में जो खुदाई की गई थी वहाँ से भी निकली हुई है, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों ने मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार किया गया। इवन जो मेसोपोटामिया की आर्काइव्स हैं उसमें हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। हड़प्पा की खुदाई से कई मूर्तियां मिली हैं, लेकिन इसमें एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि एक मूर्ति ऐसी भी मिली है जिसमें एक महिला के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। इसको उर्वरता की देवी माना जाता था। इनका अपना पुरुष देवता भी होता था जिसके कई सारे चित्र इनके मुहरों में मिले हैं, जिसके 3 सींग होते थे। इनके समय में जो पत्थर मिले हैं उनमें कई सारे लिंग और योनि की आकृतियां भी मिली हैं जो पूजा के लिए बनाई गई थी। यही जो लिंग पूजन का प्रचलन था वो बाद में हिंदू धर्म में शिव के पूजन से जुड़ गया। ये लोग पेड़ पौधों और पशुओं की भी पूजा करते थे। इनका सबसे पवित्र पेड़ पीपल का हुआ करता था, जबकि जो सबसे महत्वपूर्ण इनका जानवर था वो एक सींग वाला यूनिकॉर्न था। दूसरे नंबर पर इसमें कुबड़ वाला सांड आता था। आज भी हिंदू धर्म में कुबड़ वाले सांड की जो पूजा होती है उसको शिव से जुड़ा जाता है। इनके पूजा करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये लोग हिंदू धर्म को मानते होंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक इनके धर्म के बारे में पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि धर्म के बारे में पता लगाने के लिए ये जरूरी है कि इन्होंने जो पत्थरों में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ा जाए, लेकिन अभी तक इनकी लिपि को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाया है। जैसे आज इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर हैं, वैसे ही इनकी भाषा के जो 4000 नमूने हमको मिले हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि इनके भाषा में लगभग 400 लेटर हुआ करते थे। इनको लेटर कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि ये सारे चित्रों के रूप में हैं, यानी इन्होंने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो चित्रों के रूप में लिखा गया है और हर एक चित्र का इनका अलग मतलब निकलता है। ये लोग भूत और प्रेत आत्माओं में भी विश्वास करते थे। इनको ऐसा लगता था कि भूत और प्रेत
प्रेत आत्माएं इनका कुछ नुकसान कर सकती हैं, इसीलिए ये लोग इनसे बचने के लिए ताबीज़ भी पहनते थे। भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उसके इतिहासकार ने ऐसा लिखा है कि पहले से सिंधु के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती थी और यहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ हुआ करती थी। इसके कारण यहाँ पर काफ़ी सारे घने जंगल हुआ करते थे। इन्हीं घने जंगलों से लकड़ियों को काटकर यहाँ पर इमारतें बनाई जाती थी और इन्हीं लकड़ियों को भट्टी में जलाकर ईंटें भी बनाई जाती थी। ये लोग सिंधु में आने वाली बाढ़ का भी फ़ायदा उठाते थे। सिंधु की बाढ़ अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थी, ये लोग उसमें खेती करते थे और जो अगली बाढ़ आती थी उससे पहले ये अपनी फसल को काट लेते थे। कहा जाता है कि हड़प्पा के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, लेकिन इस हल को खींचने के लिए आदमियों का प्रयोग किया जाता था या फिर बैल का प्रयोग किया जाता था, ये अभी तक पता नहीं लगा है। फसल कटाई के बाद जो इनके राजा लोग थे वो फसल का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे, क्योंकि उस टाइम पर कोई करेंसी सिस्टम नहीं हुआ करता था, इसीलिए बाद में इसी अनाज का उपयोग मजदूरी का भुगतान करने के लिए भी होता था। 1900 BC तक आते आते हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुकी थी। इसके कई सारे बड़े शहर उजड़ चुके थे। इसके खत्म होने के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। जितनी भी रिसर्च हुई है उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान सेम टाइप की लाइफस्टाइल फॉलो किए हुए थे। वही हथियार, वही औजार, वही शहर बसाने की स्टाइल, वही उनके मकान बनाने का तरीका, वही मूर्तियाँ, वही मुहरें, ये कुछ भी बदलाव नहीं कर पाए। लेकिन ये इनके खात्मे का उतना बड़ा रीज़न नहीं था। कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता के खात्मे के पीछे ये कारण बताते हैं कि जहाँ पहले इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन 1900 BC के आसपास यहाँ पर बारिश की मात्रा काफ़ी कम हो गई, जिससे यहाँ पर सूखा पड़ने लगा और फसल और पशुपालन एकदम से ठप पड़ गया, जिससे जो यहाँ के शहरी लोग थे वो शहरों को छोड़कर गाँव की ओर चले गए। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान फैलने लगा था और रेगिस्तान के फैलने के कारण जो यहाँ की मिट्टी थी उसमें लवणता या फिर साल्ट की मात्रा बढ़ने लगी थी, जिसके कारण जो मिट्टी थी उसकी उर्वरता कम होने लगी, जिससे फसल उत्पादन काफ़ी कम हो गया था। इसी कारण इनके शहर वीरान पड़ गए और उजड़ गए। एक और मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भूकंप आने के कारण इनकी ज़मीन कहीं पर धंस गई और कहीं पर उठ गई, जिसके कारण जो सिंधु नदी थी उसने अपना रास्ता बदलकर वो इनके शहरों की ओर बहने लगी। शहरों की ओर बहने के कारण सिंधु नदी का जल जो था वह इनके शहरों में भरने लगा, जिसके कारण शहर रहने लायक नहीं बचे। मोहनजोदड़ो के सर्वे से ये पता चला है कि ये लोग अपने अंतिम दिनों में डर और खतरे की भावना महसूस करने लगे थे, इसीलिए यहाँ पर जगह जगह कीमती सामान और गहने गड़े हुए मिले हैं। यहाँ तक कि एक जगह तो कई लोगों की खोपड़ियों का ढेर भी मिला है। अंतिम समय में यहाँ पर नए टाइप के हथियार, कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि बाहरी लोगों ने इन पर आक्रमण किया हो। इनके कब्रिस्तान में भी अंतिम समय में कुछ नए लोगों के अवशेष मिले हैं। इन बातों से ऐसा लगता है कि वैदिक काल के आर्य लोगों ने इन पर हमला किया होगा, क्योंकि जो वैदिक काल के आर्य थे वो भी इसी सप्त सिंधु के एरिया में बसे जहाँ पर कभी हड़प्पा सभ्यता हुआ करता था। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं उसमें ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है जिसके बेस पर हम ये कह दें कि हड़प्पा के लोगों और आर्य लोगों के बीच में कोई युद्ध हुआ हो। सो अभी भी हड़प्पा के लोगों के बारे में कई सारी चीज़ें रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको अभी भी पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाया है।